ट्वेल्थ क्लास। तो अभी तक हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के पार्ट हमने किए थे और बीच में हमने कंसंट्रेशन से ऊपर न्यूमेरिकल किए थे। तो अगला हमारे पास टॉपिक लेके आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करें तो हम किन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होती है उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर हमारे डेफिनेशन आती है, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी इसे मॉलिक्यूल के साइज या उसके मास से कोई मतलब नहीं है, इसे केवल उसके नंबर से मतलब होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टियां जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड होती है हम उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिनका हम स्टडी करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहां पर स्टडी करते हैं। तो हमारे सबसे पहले यहां आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम ये यहां प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और जो प्योर सॉल्वेंट है वो हमारे पास वोलेटाइल नेचर का है, जिसका हुज वेपर प्रेशर इज P01, जिसका हम वेपर प्रेशर मान लेते हैं P01। ये नोट जो सिंबल होता है ये प्योर के लिए हमने लगाया है, ऊपर ये जीरो पावर की जगह जो जीरो दिखाई दे रहा है ये नोट वर्ड है। When we add a non-volatile solute, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो इट्स वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, वेपर्स में जाने वाले पार्टिकलों की जो संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से वो घट जाएगी। अब एंड बिकम्स द P1, और उसका वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होकर हो गया है P1, वेयर X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर हम मान लेते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो X1 है और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो X2 है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अगर हम रोल्स लॉ को स्टडी करें तो हमें पता है रोल्स लॉ के अनुसार जो P1 प्रेशर होगा यानी सॉल्वेंट के द्वारा जो डाला गया प्रेशर है वो इक्वल होगा जब सॉल्वेंट प्योर में था उसका प्रेशर इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन। तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास में। अब आगे द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए प्रेशर पहले था P01 और वो डिक्रीज होकर हो गया है P1। तो जो चेंज आया वेपर प्रेशर का वो कितना हुआ? P01 माइनस में P1। अब देखिए P1 किसके बराबर था? P01 इंटू X1 के बराबर था। तो यहां P1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो दोनों से क्या आया P10, और यहां से सॉरी ये P10, यहां वर्ड आएगा P10। तो दोनों से कॉमन आया, P10 कॉमन आया, और डेल P1 जो चेंज ऑफ प्रेशर आया वो हुआ दोनों P10 इंटू X1 माइनस X1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास में। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन की जो रिलेशन है दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के लिए X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो X2 निकाले तो वो होगा 1 माइनस X1। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके हिसाब से हमारे। देन इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स, जो इक्वेशन जो सेकंड हो गई है वो किसके बराबर होगी? देखो X2 की जो वैल्यू है 1 माइनस X1 है, 1 माइनस X1 की जगह मैं X2 पुट कर देता हूं। तो क्या बन गया? डेल P1 इज इक्वल टू P10 X2। अब डेल P1 किसके बराबर था? यहां देखें डेल P1 ये रहा, डेल P1 था P10 माइनस P1। पुट कर दें वैल्यू P10 माइनस P1, और इस P10 को हम इसके बटे में ले आते हैं, इसके बटे में जो किसके बराबर आ गया? X2 के बराबर आ गया है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन हो गई है।
तो यहां पर देखें ये प्रेशर आ गया लोवरिंग, पहले इतना था घटकर इतना हो गया, तो जो चेंज आया लोवरिंग आया वो इतना आया, और इसका जो इसके साथ रेशियो हुआ वो हो गया रिलेटिव। तो इस पूरे एक वर्ड को, इससे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो किसके बराबर हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बराबर हुआ। तो यहां से हमारे पास वी गेट, हमने यहां से प्राप्त किया, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब वी नो दैट x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। मोल फ्रैक्शन की जो इक्वेशन है उससे हमें पता है कि x2 जो बराबर होगा वो इसके बराबर होगा। वहां n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से निकालते हैं। मतलब n2 बराबर हुआ W2 बाई m2, सॉल्वेंट का गिवन वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, और n1 बराबर हुआ W1 बाई m1। तो वैल्यू पुट करें इसमें, तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 की जगह हमने पुट किया यहां पर वैल्यू W2 बाई m2, और n1 की जगह पुट किया W1 बाई m1, और W2 बाई m2 यहां पर वैल्यू पुट किया। तो यहां से हमने क्या पाया, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3rd and 4th, ये इक्वेशन नंबर 4th थी, और हमारे पास पीछे हमने देखी थी इक्वेशन नंबर 3rd थी। तो इक्वेशन नंबर 3rd थी P1 नोट माइनस P1 बाई P1 नोट इज इक्वल टू x2। x2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इक्वेशन नंबर 5th बन गई है। अब यहां पर ये हमारे पास पता चल रहेगा, अगर हमारे पास, अगर हम देखें तो n2 की जो वैल्यू है वो n1 से बहुत छोटी हो, इफ n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर n1 और n2 को जोड़ें तो n2 n1 के मुकाबले बहुत छोटा है, तो मैं लगभग उसे n1 के बराबर लिखूंगा। तो जैसे कि हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास x2 जो हुआ n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 को हम क्या लिख रहे हैं, लगभग n1 लिख रहे हैं। तो अब यहां पर आया हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू n2 बाई n1, तो n2 की वैल्यू क्या थी, W2 बाई m2, और n1 की वैल्यू क्या थी, W1 बाई m1। तो वैल्यू x2 की जगह ये भी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया इसके मुकाबले। तो यहां पर हमारी इक्वेशन बनी P1 नोट माइनस P1 अपॉन द P1 नोट इज इक्वल टू W2 बाई m2 इंटू W1 बाई m1। तो ये हमारा टॉपिक हुआ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पर देखें, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखें मोल फ्रैक्शन डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे, और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसलिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड हुआ ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड हुआ, तो ऐसी क्वांटिटीज जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होती है, हम उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ।